शरीर पर केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड, चंदन और गले में शैव परंपरा से जुड़ी मालाएं। ये वो लोग थे जो अधिनम महंत कहे जाते हैं, जिन्होंने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपी। पीएम ने भी सेंगोल लेने से पहले उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, बड़ी श्रद्धा से पकड़ा और स्पीकर के आसन के पास कांच के डिब्बे में रख दिया। सेंगोल के आधुनिक इतिहास की बात तो करेंगे ही, लेकिन इससे प्राचीन इतिहास भी पता चलता है। जिसके पास भी ये सेंगोल रहा वो आजीवन राजा रहा। ऐसे कई रहस्य हैं जो सेंगोल से जुड़े हुए हैं। सेंगोल को क्यों लाया गया नई संसद में, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है, इसके बहुत गहरे मायने हैं और इसको लेकर किस तरह की सियासत हुई वो आपने देखा है। लेकिन सेंगोल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी ऐतिहासिक जानकारियां जो आपने शायद ना सुनी हो, वो मैं आपके सामने इस रिपोर्ट में रखने जा रहा हूं। रामायण महाभारत के कथा प्रसंगों में भी ऐसे उत्तराधिकार सौंपे जाने के जिक्र मिलते हैं। इन कथाओं में राज तिलक होना, राज मुकुट पहनाना सत्ता सौंपने के प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होता दिखता है। लेकिन इसी के साथ राजा को धातु की छड़ी भी सौंपी जाती थी। इसे राजदंड कहा जाता था, जिसका जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी मिलता है। यहाँ शांति पर्व में इसके जिक्र की बात करते हुए कहा जाता है कि राजदंड राजा का धर्म है, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। सेंगोल को और खंगालें तो कई अलग अलग रिपोर्ट्स में इसकी उत्पत्ति तमिल शब्द सेम्मई से बताई गई है। सेम्मई का अर्थ होता है नीति परायणता, यानी सेंगोल को धारण करने वाले पर यह विश्वास किया जाता है कि वो नीतियों का पालन करेगा। यही राजदंड कहलाता था, जो राजा को न्याय सम्मत दंड देने का अधिकारी भी बनाता था। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक के समय राजा के गुरु के नए शासक को औपचारिक तौर पर राजदंड उन्हें सौंपा करते थे। सेंगोल के बनाने में जो आकृति और इसकी जैसी नक्काशी बनावट नजर आती है, उसकी वजह से भी ये प्राचीन चोल इतिहास से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसका जुड़ाव उसी से दिखाई देता है। सेंगोल के सबसे ऊपर बैठे हुए नंदी की प्रतिमा स्थापित है। नंदी की प्रतिमा इसका शैव परंपरा से जुड़ाव दर्शाती है। इसके साथ ही नंदी के होने के कई अन्य मायने भी हैं। हिंदू और शैव परंपरा में नंदी समर्पण का प्रतीक है। ये समर्पण राजा और प्रजा दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का वचन है। दूसरा, शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिव के सामने स्थिर मुद्रा में बैठे दिखते हैं। हिंदू मिथकों में या आप कई ऐसे पौराणिक ग्रंथ पढ़ेंगे जहां पर ब्रह्मांड की परिकल्पना शिवलिंग से की जाती रही है। इस तरह नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक है। जिसका न्याय अडिग है उसी का शासन अडिग है। इसलिए नंदी को सबसे शीर्ष पर स्थान दिया गया है, जो कर्म को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। सेंगोल का इतिहास मौर्य और गुप्त वंश काल से भी शुरू होता है, लेकिन यह सबसे अधिक चोल वंश शासन काल में चर्चित हुआ। भारत के दक्षिण भाग में चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी का शासन रहा। इस वंश में राजेंद्र चोल प्रथम और राजा राज चोल जैसे प्रतापी राजा हुए। तमिल साहित्य के इतिहास में चोल शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। चोल राजाओं का राज्याभिषेक तंजौर, गंगईकोंड चोलपुरम, चिदम्बरम और कांचीपुरम में होता था। उस वक्त पुरोहित राजाओं को चक्रवर्ती उपाधि के साथ ही सेंगोल सौंपते थे। चोल साम्राज्य में राजा ही सर्वोच्च न्याय अधिकारी होते थे। राजा विद्वानों और मंत्रियों के सहारे दो तरह की सजा सुनाते थे। इसमें पहला मृत्यु दंड और दूसरा आर्थिक दंड। आर्थिक दंड में सोने के सिक्के लिए जाते थे। चोल साम्राज्य की स्थापना राजा विजयालय ने की थी। उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया। मध्यकाल चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। इसी दौरान चोल शासकों ने दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका पर भी कब्जा जमा लिया था। कुलुतुंग चोल ने मजबूत शासन स्थापित करने के लिए कलिंग यानी ओडिशा जो आज का है पर भी कब्जा कर लिया था। और राजेंद्र चोल तृतीय, ये दूसरे राजेंद्र चोल हैं, इस राजवंश के अंतिम शासक थे। चोल साम्राज्य का पहला जिक्र 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के पुरालेखों में मिलता है। उस समय के चोल राजवंश को प्रारंभिक चोल के तौर पर माना जाता है या जाना जाता है। इस वंश की उत्पत्ति को लेकर स्पष्ट तथ्य मौजूद नहीं है। 3री शताब्दी के आसपास पल्लव और पांड्या राजाओं का शासन विस्तार पा रहा था। उस समय प्रारंभिक चोल काफी छोटे स्तर पर थे। जब पल्लव और पांड्या अपनी ताकत के चरम पर पहुंचे तभी प्रारंभिक चोलों का लगभग पतन हो गया था। उस समय वो पल्लवों के अधीन होकर उनके सामंत की तरह काम करने लगे थे। इसके बाद पूर्व मध्यकाल में पल्लव और पांड्या के बीच शक्ति का काफी विस्तार हो गया था। इसके चलते दोनों राजवंशों के बीच राजनीतिक सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हुआ।
उस समय पल्लवों और पांड्यों के बीच संघर्ष का फायदा उठाकर चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल ने कावेरी नदी के डेल्टा के पास तंजावुर में अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। उन्होंने वहां के तत्कालीन राजा पल्लवों से संबंधित जो थे को हरा दिया था और विजयालय ने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। यहीं से चोल राजवंश अस्तित्व में आया। बाद में चोल राजा पांड्या राजाओं के क्षेत्रों पर कब्जा करते गए। इस राजवंश में 985 ईसा पूर्व सत्ता हासिल करने वाले राजा प्रथम के कार्यकाल में चोल राजवंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। राजा प्रथम को अरुलमोझीवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। राजा प्रथम एक प्रकार की उपाधि थी जिसे राजाओं के राजा या महाराजा जिसको हम कहते हैं के तौर पर माना जाता था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान चोल राजवंश की कार्यप्रणाली और राजनीतिक प्रणाली में अहम बदलाव देखने को मिले थे। इन्हीं के शासन के दौरान राजा सम्राट बनने लगे थे। राजा प्रथम के बेटे राजेंद्र चोल थे। उनके शासन के दौरान भी इस राजवंश का काफी विस्तार हुआ था। उन्हें गंगईकोंडा चोल के नाम से जाना जाता था। माना जाता था कि उन्होंने गंगा नदी के किनारे 1025 ईसा पूर्व में बंगाल में पाल वंश के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उनका ये नाम पड़ा था। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम नामक शहर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में तिरुचापल्ली कहा जाता है। राजेंद्र चोल ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। राजेंद्र चोल भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर जीतने वाले चुनिंदा सम्राटों में से एक थे। उन्होंने इंडो चाइना, थाईलैंड और इंडोनेशिया में युद्ध लड़ा था। 36 लाख वर्ग किलोमीटर में चोल साम्राज्य का शासन था। मैदानी इलाकों के अलावा इस वंश के राजाओं ने समुद्री मार्ग को भी जीता था। चोल राजवंश ने भारत के दक्षिणी इलाकों में सबसे ज्यादा समय तक राज किया। चोल राजाओं का साम्राज्य दक्षिण भारत में आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कई क्षेत्रों तक फैला था। इसके अलावा जो देश आज श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया और वियतनाम के रूप में जाने जाते हैं, वहां भी चोल साम्राज्य था। चोल राजवंश का पतन कैसे हुआ, यह भी समझने जैसा है। 1216 ईसा पूर्व के आसपास होयसल राजाओं ने चोल इलाकों में दखल देना शुरू किया था। होयसल भी दक्षिण के एक राजवंश थे। उस समय पांड्या राजाओं ने फिर से अपनी सेना को संगठित किया और अपनी जमीन वापस लेने के लिए चोल राजाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। 1279 ईसा पूर्व राजेंद्र तृतीय के समय चोल साम्राज्य के सैनिक पांड्यों से हार गए और चोल साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था। चोल राजवंश के बाद दक्षिण की सत्ता में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो गया और धीरे धीरे सेंगोल का इतिहास पुराना होता गया। आज़ादी के वक्त सेंगोल फिर से चर्चा में आया था। अब आ जाइए सेंगोल पर। यह चोल राजवंश की कहानी हुई। सेंगोल की कहानी एक बार फिर शुरू होती है। नेहरू ने अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार किया, जिसे विशेष रूप से तमिलनाडु से लाया गया था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजौर के धार्मिक मठ थिरुववदुथुराई अधिनियम से संपर्क किया था। अधिनियम के नेता ने उनके कहने के बाद सेंगोल की तैयारी शुरू कर दी थी। तंजौर ही इतिहास का तंजावुर है, जहां एक समय चोल राजवंश की महान राजधानी थी। सेंगोल की 1947 से जुड़ा जो विस्तृत इतिहास सामने आया है, उसके धागे तमिल संस्कृति की प्राचीनता से जुड़े हैं। सेंगोल का आधुनिक इतिहास क्या है? अब ये सार्वजनिक कहानी हो चुकी है कि जब सत्ता के हस्तांतरण का समय आया तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पूर्व पीएम नेहरू से पूछा कि भारतीय परंपराओं के अनुसार देश को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होना चाहिए। तब पीएम होने वाले नेहरू ने भारत के प्रथम गवर्नर सी राजगोपालाचारी से बात की। उन्होंने ही एक गहन शोध के बाद राय दी कि भारतीय परंपराओं के अनुसार सेंगोल को ऐतिहासिक हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने तमिल संस्कृति और चोल राज परंपरा का भी हवाला दिया। इतिहास के कालखंड से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक राजदंड का प्रयोग मौर्य साम्राज्य ने 322 से 185 ईसा पूर्व में भी हुआ करता था। मौर्य सम्राटों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए राजदंड का इस्तेमाल किया था। चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी के अलावा गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी के इतिहास में भी राजदंड का प्रयोग किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स का कोरोनेशन करते हुए उनके हाथ में राजदंड की ही प्रतीक एक छड़ी थमाई गई थी। यहाँ भी छड़ी दी जाती है, उसको भी राजदंड की तरह ही देखा जाता है। यह इस बात की गवाह है कि शाही वस्तुओं में राजदंड सबसे अहम तथ्य और शब्द रहा है, जिसे राजा और राज्य की शक्तियां तय करने की क्षमता मिली हुई है। राजदंड का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। राजदंड का मतलब भी समझिए। राजतिलक और राजदंड की वैदिक रीतियों में एक प्राचीन पद्धति का जिक्र होता है। इसके अनुसार राज्याभिषेक के समय एक पद्धति है, राजा जब गद्दी पर बैठता है तो 3 बार अदंडेयो अस्मि, अदंडेयो अस्मि, अदंडेयो अस्मि कहता है। अब राजपुरोहित उसे पलाश दंड से मारता हुआ कहता है कि धर्म दंडेयो असि।
राजा के कहने का तात्पर्य है उसे दंडित नहीं किया जा सकता, ऐसा वो अपने हाथ में एक दंड लेकर कहता है, यानी ये दंड राजा को सजा देने का अधिकार देता है। लेकिन इसके ठीक बाद पुरोहित जब ये कहता है कि धर्म दंडेयो असि, यानी राजा को भी धर्म दंडित कर सकता है। ऐसा कहते हुए राजा को राजदंड थमाता है, यानी कि राजदंड राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का साधन भी रहा है। महाभारत ने इसी आधार पर महामुनि व्यास युधिष्ठिर को अग्र पूजा के जरिए अपने ऊपर एक राजा को चुनने के लिए कहते हैं। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन एक बार फिर ये चर्चा में है। न्यू इंडिया का नया संसद अब देश को मिल गया है, इसमें राजदंड को स्थापित किया गया है और राजदंड जिसके पास रहा वो राजा जो है वो हमेशा मरते दम तक राजा रहा है। ये भी एक अब जनश्रुति सी बन गई है। अब इसको तथ्यात्मक रूप से कैसे समझा जाए बड़ा मुश्किल है, इसके तथ्य नहीं मिलते हैं, लेकिन कई लोग इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी जोड़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये राजदंड आधुनिक राजनीति के हिसाब से मिला था और वो मरते दम तक प्रधानमंत्री बने रहे। बहरहाल अब ये राजदंड प्रधानमंत्री मोदी ने इसको दंडवत प्रणाम किया है और नई संसद में स्थापित किया है। देखते हैं आगे ये परंपरा कितनी जारी रहती है, इसको लेकर आगे क्या परंपराएं बनती हैं, कोई नई परंपरा स्थापित होती है नहीं होती है, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प थी राजदंड की ये पूरी कहानी और कई ऐसे रहस्य हैं जो राजदंड के साथ छिपे हुए हैं जिनको हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।